ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। CH 151 कृष्ण के लिए नया रिश्ता। कृष्ण अभी अपने घर पर था, उसे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए थे और वो यहाँ अभी काफ़ी आराम से था। कृष्ण अपनी मम्मी के पास बैठा हुआ था, लेकिन वो अपनी ही सोच में खोया हुआ था, जैसे वो उनकी बात सुन ही नहीं रहा। जो देखकर माया कृष्ण को हिला देती है और उसे हिलाते हुए कहती है, माँ आप कहाँ खो गए, मम्मी कुछ कह रही है। जो सुनकर कृष्ण अपने होश में वापस आकर कहता है, हाँ मम्मी बोली। जो देखकर कृष्ण मम्मी जया जी उससे बड़े ही प्यार से कहती है, कृष्ण कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक नहीं लग रहे हैं। जिस पर कृष्ण कहता है, नहीं मम्मी मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। जो सुनकर माया कहती है, नहीं मम्मी भाई ठीक नहीं है, हमेशा कहीं खोए रहते हैं। जो सुनकर जया जी कहती है, कृष्ण बेटा अगर कुछ परेशान है तो बता देना बेटा, अपने अंदर गम या दुख तकलीफ रखने से तुम्हें दर्द होगा, इसलिए हमें बता दे, अगर हम कम नहीं कर पाए पर बात तो सकते हैं ना कृष्ण, क्या कुछ कहना है। जिस पर कृष्ण अपनी मम्मी को देखकर उन्हें गले लगा लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। जो देखकर उसकी मम्मी उसके सर को सहलाते हुए कहती है, कृष्ण बेटा अगर तुम रोना चाहते हो तो रो सकते हो, इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जिस पर कृष्ण कहता है, मम्मी लड़के नहीं रोते, वो स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उन्हें नहीं रोना चाहिए। जो सुनकर जया जी उसके सर को सहलाते हुए कहती है, किसने कहा कि लड़के नहीं रोते, ऐसा नहीं है, क्या उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें भी होता है, तकलीफ उन्हें भी होती है, हाँ वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन रोना कमजोरी नहीं है, ये बस दर्द बाहर निकालने का एक रास्ता है, और अगर तुम अपने सभी दुखों को अंदर रखोगे तो भर जाओगी, इसलिए जो भी अंदर हो उसे निकाल देना चाहिए। जिस पर कृष्ण कहता है, क्या सच में मम्मी लड़के भी रो सकते हैं। जिस पर वो हाँ कहती है, फिर वो उसे बड़े ही प्यार से कहती है, क्या बात है बेटा, कुछ हुआ है क्या कॉलेज में या नौकरी में या कुछ और हुआ, अगर कुछ भी हुआ है तुम हमें बता सकते हो। जो सुनकर कृष्ण मुस्कुरा कर कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ मम्मी। फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसे ऐसे देखकर उसकी मम्मी कुछ नहीं कहती। कृष्ण अपने कमरे में जाकर अपने फ़ोन को निकाल कर देखता है, लेकिन उसे में बस नायरा के मैसेज से प्रियंका का एक भी नहीं। जो देखकर कृष्ण को काफ़ी गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है। वो गुस्से से कहता है, आखिर वो खुद को समझती क्या है, ठीक है अगर वो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगा। जो कहकर कृष्ण फिर से अपने फ़ोन को रख लेता है, अपनी मम्मी को बताकर घर से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका जो अभी रशिया में थी, उसे 2 दिन हो गए थे यहाँ आए और वो अपने काम में लगी हुई थी जो यहाँ बिगड़ा हुआ था। प्रियंका काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी कि उसके पास अपना फ़ोन देखने का भी समय नहीं था। अगले दिन कृष्ण अभी अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसकी मम्मी उसे एक न्यू ड्रेस देती है। जो देखकर कृष्ण खुश होकर कहता है, मम्मी ये किस लिए। जो सुनकर उसकी मम्मी कहती है, हमें कल कहीं जाना है तो ये उसके लिए। जो सुनकर कृष्ण कहता है, लेकिन कहा। जिस पर उसकी मम्मी कहती है, वो तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, इसलिए तुम कल सुबह तैयार हो जाना, हम कहीं चलेंगे। जो सुनकर कृष्ण हाँ कहता है और वो कुछ देर बाद अपने दोस्तों के पास चला जाता है, उनसे बातें करने मिलने। कृष्ण अपना सारा दिन उनके साथ बिताता है और फिर रात को घर आकर खाना खाकर बिस्तर पर लेट जाता है। वो अपने फ़ोन को देखता है जिस पर कोई मैसेज नहीं था। ये देखकर कृष्ण गुस्से से अपने फ़ोन को बिस्तर पर पटक देता है और गुस्से से कहता है, उसे सच में मेरी कोई फिक्र नहीं, उसके लिए बस उसका काम जरूर है ना कि मैं। जो कहकर कृष्ण को खुद भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक कड़वी स्माइल थी जो उसके अंदर के दर्द को बता रही थी। वहीं कृष्ण अपने आप को संभाल कर फिर अपनी आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका जो अभी भी काम कर रही थी, उसके पास राज आकर कहता है, बॉस सब कुछ तैयार है, हमें 2 घंटे बाद निकलना है। जिस पर प्रियंका हाँ कहती है और फिर से अपने काम में लग गई थी। उसे लगभग सब कुछ संभाल ही लिया था, अभी कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसकी पकड़ से बाहर हो। वहीं इस समय वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी और उसका काम भी अब पूरा हो चुका था। महेश सिंघानिया ने भी फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, जिससे प्रियंका का काम आधा हो गया था, इसलिए वो अब अपने बाकी बचे हुए मामले देख सकती है, इसलिए वो वापस इंडिया जा रही थी। 2 घंटे बाद प्रियंका निकल जाती है, वो फ्लाइट में ही सो जाती है। ये उसकी पर्सनल फ्लाइट थी और उसका अपना प्लान, इसलिए वो अपने कैबिन में जाकर सो जाती है। वहीं राज भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए वो भी सो जाता है। सुबह सुबह कृष्ण जो अभी भी घोड़े गधे बेचकर सो रहा था, उसकी आंख बाहर के शोर की वजह से खुलती है। कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके घर में इतना शोर कहाँ से आ रहा है, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। कृष्ण के मामा जी आए हुए थे अपनी वाइफ के साथ, जो सबके साथ बात कर रही थी। वो दोनों ही आज काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। कृष्ण को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो अपनी मम्मी और बहन को ढूंढने लगा कि आखिर ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। तभी कृष्ण की मामी की नज़र कृष्ण पर जाती है और वो उसे देखकर कहती है, कृष्ण क्या तुम उठ गए, अगर ऐसा है तो बेटा जाओ नहा लो और तैयार हो जाओ, हमें लेट नहीं होना चाहिए। जो सुनकर कृष्ण कन्फ्यूज हो जाता है, तभी कृष्ण की मम्मी भी कहती है, हाँ बेटा जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। जो सुनकर कृष्ण नासमझी में हाँ कहता है और फिर बाथरूम की तरफ चला जाता है। 1 घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर आता है। कृष्ण काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था, उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर अपना दिल हार बैठे। वहीं कृष्ण को देखकर उसकी मम्मी उसकी नज़र उतारकर उसके कान के पीछे काला टिका लगाकर कहती हैं, कितना प्यार लग रहा है मेरा बच्चा, भगवान करे किसी की नज़र ना लगे।
और ये कहकर वो कृष्ण को बड़े ही प्यार से देखने लगती है। वहीं कृष्ण की मामी भी उसे देखकर कहती हैं, कुछ भी कहो बहन जी, हमारा कृष्ण है लाखों में एक, कितना अच्छा दिखता है, हर चीज में आगे, जो भी लड़की इसकी जिंदगी में आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। जो सुनकर उसकी मम्मी काफी ज्यादा खुश होती है। फिर कृष्ण सबको देखता है, सभी लोग अच्छे से तैयार थे, जैसे शादी में जा रहे हो। कृष्ण कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन कृष्ण की मम्मी उसकी बात को पहले ही काटते हुए कहती हैं, चलिए चलिए हम लेट हो रहे हैं, वैसे भी 10 बज चुके हैं, हमें अभी चलना चाहिए। जो सुनकर सब हाँ कहते हैं और फिर सभी लोग तैयार होकर निकल पड़ते हैं। वो सब टैक्स में जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका अभी एक होटल में बैठी हुई थी। ये एक 5 स्टार होटल है, लेकिन प्रियंका को यहाँ नहीं आना था, पर उसका क्लाइंट जो उसके लिए जरूरी भी है वो बस उसके लिए ही यहाँ आई थी। प्रियंका अभी एक आदमी से बात कर रही थी और फिर वो एक फाइल लेकर उसकी जांच करके उसे वहां से जाने का कहती हैं। वहीं प्रियंका अभी भी वहां किसी और का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जो अभी उसी होटल के दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसके मामा जी और मामी जी पहले ही जा चुके थे। कृष्ण अपनी मम्मी को देखकर कहता है, मम्मी अब मुझे बताएं हम यहाँ क्या कर रहे हैं और आप मुझे ऐसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, देखिए आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। जो सुनकर उसकी मम्मी कहती हैं, ठीक है मैं बताती हूँ, हम यहाँ एक जरूरी काम के लिए आए हैं जो काफी ज्यादा जरूरी था। जिस पर कृष्ण कहता है, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। जो सुनकर उसकी मम्मी कहती हैं, क्योंकि वो काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। जो सुनकर कृष्ण गुस्से से कहता है, मम्मी गोल गोल बातें घुमाना बंद करो और सही सही बताओ। जो सुनकर कृष्ण की मम्मी कहती हैं, ठीक है तो हम यहाँ तुम्हारे लिए लड़की देखने आए हैं, तुम्हारे मामा जी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लाए हैं और हम आज यहाँ उस लड़की को देखने आए हैं। जो सुनकर कृष्ण चौंक जाता है और वो वहां से जाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, मुझे कोई लड़की वड़की नहीं देखनी और आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप ये सब सोच रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। वहीं उसकी बात सुनकर कृष्ण के पापा उसको पकड़कर अंदर की तरफ खींचते हुए कहते हैं, ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो और चुपचाप अंदर चलो, ये सब क्या लगा रखा है और वहाँ कुछ भी मत करना, हमारी नाक मत कटवाना, यहाँ चुपचाप रहो और बाकी बातें हम बाद में घर पर करेंगे, लेकिन यहाँ कोई तमाशा नहीं। जो सुनकर कृष्ण कहता है, लेकिन पापा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं देखना किसी को भी। जो सुनकर उसके पापा कहते हैं, ठीक है लेकिन अभी तुम हमारे साथ चलो, फिर बाद में हम ना कर देंगे, लेकिन अगर अभी ऐसा कुछ करेंगे तो ये ठीक नहीं। जो सुनकर कृष्ण कुछ भी नहीं कह पाता और वो उनके साथ अंदर चला जाता है। कृष्ण और उसकी फैमिली एक टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ 3 लोगों की और सीट थी, वो सब वहाँ बैठ जाते हैं। कृष्ण के मामा जी कहते हैं, बेटा लड़की बहुत अच्छी है, सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है, तुम्हें पता है उसने भी तुम्हारी तरह बीबीए कर रखी है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। जो सुनकर कृष्ण कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप बैठा हुआ था। वहीं उसके ऊपर वाले फ्लोर पर प्रियंका भी एक रूम में बैठी हुई थी। कृष्ण के मामा जी फिर कहते हैं, बेटा वो इनकी इकलौती बेटी है और तुम्हें पता है इनकी 10 कपड़े की दुकान है, बहुत बड़े लोग हैं, नेताओं के यहाँ भी उठना बैठना है और बेटा काफी अच्छे लोग हैं, तुम बस एक बार देख लो, फिर सोच समझकर फैसला करना, अगर तुम्हारी शादी इस लड़की से हो गई तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे। वहीं कृष्ण अपने मामा जी की तरफ देखता है, जिनकी आंखों में लालच था, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते के एक सोने की अंगूठी और एक चैन ऑफर हुई थी, क्योंकि उस आदमी को कृष्ण काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी कृष्ण से करना चाहता था और उसे कृष्ण के ये मामा जी मिल गए, जिनके अंदर लालच को कुट कर भरा। वहीं कृष्ण उन्हें देखकर अपने मन में कहता है, मामा जी आपको नहीं पता कि आप क्या करवा रहे हो, मुझे तो डर है अगर ये बात गलती से उसके कानों में चली गई तो। लेकिन फिर कृष्ण कहता है, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ेगा, उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे क्या ये भगवान का कोई इशारा है कि मैं प्रियंका को छोड़कर किसी और को। फिर कृष्ण अपने सर को हिलाकर कहता है, नहीं बल्कि भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी वाइफ है, भले ही हमारे बीच का रिश्ता कैसा भी हो। जो कहकर कृष्ण के चेहरे पर एक सैड स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते। कृष्ण और उसका परिवार खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। कृष्ण उन्हें नमस्ते करता है, फिर वो सब बैठ जाते हैं। कृष्ण के पास एक लड़की बैठती है जो काफ़ी शर्म रही थी। कृष्ण उसकी तरफ देखता तक नहीं, लेकिन फिर जब उसकी मम्मी उसे उस लड़की को देखने का इशारा करती है तब भी कृष्ण उसकी तरफ नहीं देखता। तभी वो लड़की धीरे से कहती है, शुश शुश। जो सुनकर कृष्ण उस लड़की की तरह देखता है जिसने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप कर रखा था, जिससे उसका रियल चेहरा छुपा हुआ था, और लड़की दिखने में अच्छी थी और उसके होंठों पतले थे, उसकी नकली पलकें लंबी और घनी थी। वहीं उसकी नाक थोड़ी मोटी थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और वो कृष्ण को देखकर स्माइल करती है। कृष्ण जब उस लड़की को देखता है तो वो उसे कुछ खास नहीं लगती। कृष्ण उसे बस एक बार देखकर अपनी नज़रें उससे पैर लेता है। वहीं वो लड़की कृष्ण को देखकर खुश थी। उस लड़की जिसका नाम मोनिका था, उसके पापा जैत सिंह और उनकी पत्नी मीना दोनों ही काफ़ी खुश थी कृष्ण को देखकर, क्योंकि कृष्ण काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग था। वो लड़की जो कृष्ण के बिल्कुल पास बैठी हुई थी, वो अपने हाथ को कृष्ण के हाथ पर रखती है, जो देखकर कृष्ण उसके हाथ को झटक देता है, जो देखकर वो लड़की फिर रखती है, लेकिन कृष्ण झटक देता है। वहीं वो लड़की अभी भी मुस्कुरा रही थी। फिर वो सब अपने लिए खाना मंगवाते हैं। मोनिका कृष्ण से बड़े ही प्यार से कहती है, सुनिए आप क्या लोगे। जो सुनकर कृष्ण वेटर को बता देता है कि उसे क्या खाना है। कृष्ण फिर अपने मन में गुस्से से प्रियंका को कोसते हुए कहता है, प्रियंका ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तुम मुझे यहाँ भेजती ना मेरे साथ ये सब होता, अगर मैं तुम्हारी सौतन ले आया ना तो तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकती, और अभी तुम हो गए, देखो तुम्हारी वजह से मैं कहाँ फंस गया। फिर कृष्ण प्रियंका को और भी ज्यादा कौन से लगता है।
वहीं प्रियंका को ऊपर अपने कमरे में हिचकी आने लगती है। वो पानी पीती है, हिचकी रुक जाती है लेकिन फिर आने लगती है। प्रियंका अपने मन में कहती है, अब कौन मुझे कोस रहा है। फिर वो पानी पीकर फिर से अपने सामने बैठे इंसान से बातें करने लगती है। CH 152 जालिस प्रियंका जो अभी किसी से बात कर रही थी उसे हिचकियाँ आने लगती है, इसलिए वो पानी पीकर फिर से अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जो मोनिका के साथ बैठा हुआ था, सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। वहीं मोनिका जिसे कृष्ण कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था, इसलिए वो बार बार उसे देख रही थी और शर्मा रही थी, जो देखकर कृष्ण के मामा जी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो अपने मन में कहते हैं, मेरी सोने की अंगूठी और चैन तो पक्की, जो सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। वहीं ये सब देखकर कृष्ण को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस लड़की से परेशान हो चुका था। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चिपकू थी, जो देखकर कृष्ण को चिढ़ हो रही थी। फिर उन सब का खाना आ जाता है। कृष्ण जो अपने खाने को खाने ही वाला था, तभी वो लड़की अपने खाने के कुछ पीस कृष्ण को देखती है, जो देखकर कृष्ण उसे घूर कर देखता है, लेकिन वो लड़की अपना मुंह ढककर हंसने लगती है और कृष्ण अपनी भौहें इकट्ठी करके उस लड़की को देख रहा था। कृष्ण को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो यहाँ कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। वहीं वो लड़की कृष्ण को देखकर बस मुस्कुरा रही थी। कृष्ण उसे देखकर अपने मन में कहता है, क्या मेरे सर पर जोकर लिख रखा है जो ये मुस्कुरा रही है? क्या ये पागल है? अगर मैं कुछ और देर यहाँ रहा तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। जो सोचकर कृष्ण जल्दी से खाना खाता है और फिर अपनी मम्मी को वहाँ से चलने का इशारा करता है, जो देखकर उसकी मम्मी भी उन्हें देखकर कहती हैं, भाई साहब आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। जिस पर मोनिका के पापा जल्दी से कहते हैं, सही कहा, हमारी बेटी है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी पसंद आ जाए, और देखिए दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जिस पर कृष्ण की मम्मी कहती हैं, जी आपने सही कहा, आपकी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर है। जो सुनकर कृष्ण मुंह बनाकर अपने मन में कहता है, सुंदर आह, मुझे तो ये कहीं से भी सुंदर नहीं लगी, मुझे तो इसका रंग भी नहीं पता। अगर ये सुंदर है तो मुझे सुंदर लोगों की डेफिनेशन ही बदली चाहिए, क्योंकि ये तो सुंदर नहीं है। अगर सही मायने में कहूँ तो टीना और नायरा भी इससे ज़्यादा खूबसूरत है। फिर कृष्ण प्रियंका के बारे में सोचकर कहता है, और मैं इसे तो उसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकता, कहा वो और कहा, ये भले ही एक है, खड़ूस है, हर किसी पर अपना हुक्म चलाती है, भले ही वो खुद को महारानी माने, लेकिन अगर बात खूबसूरती की करे तो। जो सोचकर कृष्ण के दिमाग में स्विमिंग पूल से निकलती हुई प्रियंका आती है, जिसके कपड़े भींगे हुए थे और पानी उसके शरीर को छूकर बह रहा था, और उस पर जब धूप की किरणें गिरती और उसमें हल्का दिखता उसका वो बदन और उसकी वो चाल जो घमंड से भरी होती है, लेकिन किसी को भी मदहोश कर दे। कृष्ण जो ये सब सोच रहा था उसे खुद पता नहीं चला कि वो मुस्कुरा रहा था। कृष्ण उस दिन को जब भी याद करता है, उसके सामने जब भी प्रियंका का वो रूप आता है, उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है। उसे कभी कभी खुद पर घमंड होता है कि वो ब्यूटी उसकी है, भले ही वो कहे ना, लेकिन वो उसकी है। कोई भी लड़का उसके पास नहीं जा सकता सिवाय उसके, और वो उसका हाथ पकड़ सकता है, नींद में उसे किस कर सकता है। जो सब कृष्ण अपने मन में सोचकर खुश और गुस्सा दोनों था, क्योंकि प्रियंका सिर्फ नाम के लिए उसकी है, उसका कोई हक नहीं है उस पर, और यही चीज कृष्ण को अंदर से दर्द देती है। कृष्ण ये सब सोचकर अपने सर को झटक देता है और फिर वो अपने परिवार की तरफ देखता है जो बातें कर रहे थे। फिर वो सब वापस जाने लगते हैं। तभी कृष्ण एक वेटर से टकरा जाता है, जिससे कृष्ण माफी मांगकर उसके सामान को संभालता है। इनकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन ये फिर भी काम कर रहे थे, जो देखकर कृष्ण को अच्छा लगता है। कृष्ण अभी आगे बढ़ा ही था कि उसे किसी की गिरने की आवाज आती है और फिर किसी के चिल्लाने की। कृष्ण और बिकी सब जब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ कुछ लड़के जो अभी जवान थे, इनकी उम्र 22-23 के आसपास होगी। इसमें 2 लड़कियां थी जिन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए थे और उनकी कमर पर उनके पास खड़े लड़कों ने हाथ रख रखा था। वहीं जमीन पर वो बुजुर्ग गिरे हुए थे, जो देखकर कृष्ण उनकी मदद करता है, लेकिन वो लड़का जिसका नाम हेमंत शर्मा था, वो कृष्ण को पीछे की तरफ धकेलकर उस बुजुर्ग को कॉलर से पकड़कर उठाता है। गुस्से से कहता है, यू बास्टर्ड, हाउ डरे यू टू मेस विथ मी एंड माय फ्रेंड्स, हाउ डरे यू ओल्ड बास्टर्ड। जो सुनकर कृष्ण को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो लड़का उस बुजुर्ग से ऐसे बात कर रहा है, इसलिए कृष्ण उन बुजुर्ग को संभाल कर कहता है, दादाजी क्या आप ठीक हो? जो सुनकर वो बुजुर्ग जिनकी आंखें भर आई थी, वो कृष्ण से कहते हैं, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये 2 बुढ़ापे की और जमाने की मार है जो मैं खा रहा हूँ। जो सुनकर कृष्ण कहता है, दादाजी आप पहले ये आंसू साफ कीजिए और आप यहाँ बैठिए। फिर कृष्ण उन्हें उठाता है, उनके पैरों में चोट लग गई थी, जो देखकर कृष्ण उन्हें देखने लगता है। कृष्ण के परिवार वाले उसे नहीं रोकते। वहीं वो लड़का जब कृष्ण को ऐसे देखता है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी वस्तु पर हाथ नहीं उठा सकता। जो सोचकर वो लड़का रुक जाता है, तभी उसके पास खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड, जो कितनी देर से बस कृष्ण को ही देख रही थी, वो उसे देखकर कहता है, OMG I like this guy, he is so handsome and hot। वहीं वो लड़का जब अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह से ये शब्द सुनता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और उसने शराब पी रखी थी इसलिए और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कृष्ण को देखकर गुस्से से कहता है, हे कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेमंत शर्मा के काम में अपनी टांग अड़ाने की? अब चुपचाप यहाँ से खिसक, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी टांग में यही तोड़ दूं। जो सुनकर मोनिका हेमंत से कहती हैं, हेमंत शर्मा आप अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए, आप ऐसे ही किसी वस्तु को कुछ भी नहीं कह सकते और ना ही कर सकते हो। जो सुनकर हेमंत अकड़ में कहता है, ये मेरे बाप का होटल है और मैं यहाँ जो चाहे वो कर सकता हूँ, और तुम मुझे होती कौन हो सिखाने वाली, और मेरे रास्ते से हट। जो सुनकर कृष्ण को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हेमंत शर्मा कृष्ण को देखकर कहता है, ओ लड़के हट, मुझे इस बुढ़े से कुछ हिसाब बराबर करने हैं।
जो सुनकर कृष्ण हट जाता है तभी हेमंत उस बुजुर्ग को उसकी कॉलर से पकड़कर उठा लेता है। कृष्ण ये सब देख रहा था, बाकी सब भी, लेकिन सभी देखकर भी अपनी नजरें झुका लेते हैं क्योंकि वो हेमंत को जानते थे। वहीं मोनिका जब कृष्ण को गुस्से में देखती है तो वो कृष्ण का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है, जाने दीजिए, ये उनका मामला है, हम क्यों बीच में पड़े, और वैसे भी हेमंत अच्छा इंसान नहीं है, वो लोगों को ऐसे ही मारता है। जो सुनकर कृष्ण कुछ नहीं कहता और बस अपने सामने देख रहा था जहां हेमंत ने उस बुजुर्ग की कॉलर पकड़ रखी थी और वो उससे छुटने के लिए झटपटा रहे थे, जो देखकर कृष्ण को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी हेमंत उस बुजुर्ग को एक मुक्का मारकर ज़मीन पर फेंक देता है और उसके एक पैर को घसीटने लगती है, जो देखकर उसके दोस्त हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। लेकिन ये सब अब कृष्ण के सर के ऊपर जा चुका था। वो मोनिका के हाथ को झटककर उस हेमंत को एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे हेमंत लड़खड़ा जाता है और वो उस बुजुर्ग के पैर को छोड़ देता है। कृष्ण उन्हें उठाकर वापस कुर्सी पर बैठा कर पानी देते हैं। ये देखकर हेमंत गुस्से से कहता है, तेरी इतनी औकात की तू हेमंत पर हाथ उठाएगा। जो कहकर हेमंत जैसे ही कृष्ण को मुक्का मारने वाला था, कृष्ण उसके मुक्के से बचकर फिर से उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है, जिससे उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है। वही हेमंत कृष्ण को देखकर कहता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अब देख मैं कैसे तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ। जो सुनकर कृष्ण उसे गुस्से से देखता है और फिर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। कृष्ण हेमंत को पीटने लगता है। वहीं हेमंत को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कमजोर और मामूली सा दिखने वाला लड़का क्या सच में इतना ज्यादा ताकतवर है। कृष्ण जब अपने हाथ रोकता है तब हेमंत जमीन पर गिर जाता है और सब हैरानी के साथ बस कृष्ण को देख रहे थे। वहीं कृष्ण के मम्मी पापा काफी खुश थे क्योंकि कृष्ण को फाइट करना अच्छे से आता है और उसने ये स्कूल और गली से सीखा था जहां से वो अक्सर लड़कर आता था, और आज कृष्ण ने इसका इस्तेमाल यहाँ किया। कृष्ण उसे देखकर कहता है, थैंक यू मेरा गुस्सा बाहर निकालने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं किसी को बुरी तरह से धोआ, और वो भी कपड़ों की तरह, तो तुमने आज मेरा ये काम कर दिया। तभी वहाँ एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आती है जो वहाँ का मैनेजर था। वो ये सब देखकर कहता है, क्या चल रहा है यहाँ, ये सब और इतना शोर क्यों है। फिर वो जब आगे आता है तो वो हेमंत को जमीन पर गिरा हुआ देखता है तो वो चौंक जाता है और जल्दी से हेमंत के पास जाकर उसे उठाते हुए कहता है, हेमंत सर क्या आप ठीक है, आपकी ये हालत किसने की। जो सुनकर हेमंत गुस्से से कृष्ण को देखकर कहता है, इस लड़के ने, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने हेमंत शर्मा पर हाथ उठाया है और इसकी सजा तो इसे मिलेगी। फिर हेमंत अपने फ़ोन को निकालकर अपने पापा को फ़ोन करता है। हेमंत अपने परिवार में अकेला था, उसकी मम्मी नहीं थी और ना ही कोई और बहन भाई, इसलिए एकलौता बेटा होने की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा गया था। वहीं हेमंत के पापा 15 मिनट में वहां आ जाते हैं। वो जब अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देखते हैं तो उन्हें कृष्ण पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो कृष्ण को गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम इस शहर में रहने लायक नहीं बचोगे। और वो ये सब कृष्ण को उंगली दिखाकर कह रहे थे। वहीं कृष्ण का परिवार काफी ज्यादा डर गया था। वो कृष्ण के लिए कुछ कहता तभी वो देखते हैं कि कृष्ण के मामा जी वहां से चले गए हैं। वहीं वो आदमी अभी भी कृष्ण को धमकी दे रहा था। तभी उसका फोन बजता है। वो बिना देखे फोन उठाकर कहता है, हेलो कौन। फिर वो बिना आवाज सुने ही कहता है, तुम जो कोई भी हो, अभी मैं बात नहीं कर सकता, समझे। उसकी बात जैसे ही खत्म होती है दूसरी तरफ से बिल्कुल शांत लेकिन खतरनाक आवाज आती है, अपनी उंगली नीचे कर वरना इस दुनिया से गायब कर दूंगी और दोबारा बात करने लायक नहीं बचेगा। जो सुनकर वो आदमी अंदर तक कांप जाता है और वो अपने डर को छुपाते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन जो मुझे धमकी दे रही हो। जो सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आती है, ये जानने की तेरी औकात नहीं है और अपनी उंगली नीचे कर वरना तेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी और अपनी सामने खड़े लड़के से माफी मांग और निकल। जिस पर वो आदमी कहता है, फोन पर धमकी देने से क्या होता है, सामने आओ। जो सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आती है, ऊपर देख। जो सुन कर वो आदमी अपने चारों तरफ देखता है और फिर ऊपर फ्लोर को देखता है तो उसे वहां 2 लोग खड़े दिखते हैं, जहां एक लड़की जिसके हाथ में फोन था और वो उसे ही घूर रही थी। वहीं उनके पास खड़े इंसान को देखकर वो आदमी डर से कांप जाता है। ये और कोई नहीं, राज था। सभी लोग राज को प्रियंका का सेक्रेटरी के तौर पर जानते थे और वो उससे डरते थे क्योंकि उसे बात करना मतलब प्रियंका से बात करना, और बिजनेस वर्ल्ड में राज का डर था क्योंकि कोई भी प्रियंका से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। वहीं वो जब राज को देखता है तो वो फिर से उस लड़की को देखता है। वो कोई बेवकूफ नहीं था। अगर राज किसी लड़के के पास खड़ा है और वो भी इतनी रिस्पेक्ट के साथ, तो ये जरूर प्रियंका होगी। प्रियंका ने अभी काले रंग के मास्क से खुद के चेहरे को ढक रखा था। वहीं उसकी आंखें भी चश्मे से कवर थी और सब जानते हैं कि प्रियंका अपना चेहरा नहीं दिखाती। वहीं प्रियंका को देखकर वो आदमी जल्दी से अपने हाथ को नीचे करके कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपका जानकार हैं। जो सुनकर प्रियंका अपनी सख्त आवाज में कहती है, माफी मांग और निकल इससे पहले कि मेरा मूड बदले। जो सुनकर वो आदमी फोन को रख देता है और कृष्ण को देखकर उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, जरूर मेरे बेटे की ही गलती होगी, वो अभी बच्चा है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। वो आदमी कृष्ण से काफी प्यार से बात कर रहा था। वहीं कृष्ण उसकी आंखों में डर देख रहा था। कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है। फिर वो जैसे ही ऊपर देखता है उसे वहां कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं। भले ही प्रियंका ने खुद को कवर कर रखा हो, लेकिन कृष्ण उसे पहचान लेता है और वो उसे ही देख रहा था। कृष्ण को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं फिर वो आदमी हेमंत को मारते हुए लेकर जाता है। बाहर आकर हेमंत गुस्से से कहता है, पापा आपने ऐसा क्यों किया, आप आसानी से उस लड़के को बर्बाद कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे ही सबके सामने बेइज्जत कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया। फिर हेमंत के पापा गुस्से से कहते हैं, तू 1 नंबर का गधा है।
जो सुनकर हेमंत गुस्से से कहता है, आप जो चाहें कहिए, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझ पर हाथ उठाया। जो सुनकर हेमंत के पापा उसे एक थप्पड़ मारकर कहता है, उस लड़के को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी छोड़ दे। जिस पर हेमंत गुस्से से कहता है, आप तो उस लड़के से ऐसे डर रहे हो जैसे उसके पास भगवान की सुरक्षा हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर हेमंत के पापा उसे गुस्से से झंझोड़ते हुए कहते हैं, अगर भगवान होता तो दया की उम्मीद होती, लेकिन उस लड़के की सुरक्षा भगवान नहीं खुद डेवल कर रहा है। जिस पर हेमंत कहता है, आप कहना क्या चाहते हो, क्या उसके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं? जिस पर उसके पापा कहते हैं, नहीं, वो एक आम इंसान है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा ना डेवल खड़ा है, तो प्रियंका सिंघानिया के बारे में जानता है। जिस पर हेमंत हाँ कहता है। उसके पापा आगे कहते हैं, तुझे पता है, जब मैं उस लड़के से बात कर रहा था तब उसका फ़ोन आया मेरे पास और उसने मुझे धमकी दी, और तुम्हें पता है वो उस समय वही थी, अगर जिंदा रहना है तो उस लड़के से दूर रहे, क्योंकि उसके लिए प्रियंका सिंघानिया ने खुद फ़ोन किया था। जो सुनकर हेमंत भी समझ गया वो घमंडी था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। वो सिंघानिया फैमिली के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन उनका डर हर जगह था। वहीं दूसरी तरफ मोनिका जब सब कुछ फिर से शांत होते हुए देखती है तो वो कृष्ण का हाथ पकड़ कर कहती है, ओ माय गॉड कृष्ण, आप कितनी अच्छी फाइट करते हैं, मैं तो देखकर हैरान ही रह गई। और ये सब कहते हुए वो कृष्ण की बाजू को पकड़कर हिला रही थी। वहीं कृष्ण को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ किसी और को इन सब से गुस्सा आ रहा था। प्रियंका ये सब देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहती है, राज, ये लड़की कौन है, इसके बारे में पता करो, और ये दोबारा इस शहर में दिखनी नहीं चाहिए। और ये सुनकर राज हैरान होकर अपने आप से कहता है, आखिर इस लड़की ने ऐसा किया क्या है? फिर राज ध्यान से देखकर अपने आप से कहता है, इस लड़की ने सर की बाजू पकड़ी है, क्या ये इसकी सजा का कारण है? फिर वो कुछ देर सोचकर कहता है, क्या बॉस को जेलस फील हो रही है? ये तो कुछ नई बात है। CH 153 प्रियंका मीट कृष्णा। प्रियंका जब कृष्ण को और मोनिका को साथ में देखती है तो उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे पहली बार जेलस महसूस हो रही थी। उसके अंदर कृष्ण को खोने का डर आ रहा था, इसलिए वो मोनिका और उसके परिवार को इस शहर से दूर करने का कह देती है। वहीं प्रियंका अब अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। प्रियंका के चेहरे पर इस समय अलग ही भाव थे। वो काफ़ी उलझा हुआ महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जकड़ रहा है। प्रियंका कमरे में इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। प्रियंका फिर सोफे पर बैठ जाती है और वो कुछ देर सोचकर कृष्ण को मैसेज करती है, मुझे होटल स्टार चमकता सितारा में रूम नंबर 111 में मिलो अभी। जो बेचकर प्रियंका अपने फ़ोन को खोने लगती है, जिससे वो 20 मिनट तक देखती है। फिर उसके पास मैसेज आता है, मैं नहीं आ रहा और तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। जो पढ़कर प्रियंका की भौहें इकट्ठी हो जाती है और वो कृष्ण को मैसेज करती है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। अगर तुम 1 घंटे के अंदर मेरे पास नहीं आए तो मैं 1 घंटे के बाद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जो लिखकर प्रियंका भेज देती है, जिस पर दूसरी तरफ कृष्ण गुस्से से अपने फ़ोन को घूर रहा था और उस पर आए मैसेज को फिर कृष्ण रिप्लाई करता है, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। जो भेजकर कृष्ण गुस्से से कहता है, लगता है आज ये सब मुझे खत्म ही देना, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो खुद को समझती क्या है जो मुझे धमकी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका जब ये जवाब देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने फ़ोन को रखकर सोफे पर आंख बंद करके लेट जाती है। प्रियंका थोड़ी थकी हुई थी। प्रियंका आधे घंटे के लिए अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और वही कृष्ण अपनी मम्मी को ये कहकर कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, घर से बाहर चला जाता है। कृष्ण टैक्सी में बैठकर होटल के लिए निकल जाता है, जहां पहुंचने में उसे आधा घंटा लग जाता है क्योंकि वो थोड़ा दूर था। कृष्ण वहां जाकर जैसे ही कुछ पूछने के लिए जाता है, राज वहां आकर कहता है, सर आप मेरे साथ चलिए। जो सुनकर कृष्ण हाँ कहता है, लेकिन कृष्ण काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। फिर कृष्ण और राज दोनों प्रियंका के कमरे के सामने चले जाते हैं। राज कृष्ण को अंदर जाने का इशारा करता है, जिस पर कृष्ण अंदर चला जाता है। वहीं राज अपने हाथ जोड़कर कहता है, से भगवान आज कुछ ना हो, कहीं इसका गुस्सा बॉस हम पर ना निकाले, क्योंकि पहले ही हम उनके गुस्से को देख चुके हैं। अगर फिर से हुआ तो पता नहीं क्या होगा, बस इस बार इन दोनों के बीच कुछ ना हो। जो कहकर राज वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में कृष्ण जब अंदर जाता है तो वहां प्रियंका सोफे पर बड़े ही आराम से बैठी हुई थी। उसकी आंखों पर काला चश्मा था, जिससे उसकी आंखें छुपी हुई थी। कृष्ण जब प्रियंका को ऐसे देखता है तो वो उसके पास आकर सामने बिस्तर पर बैठ जाता है और प्रियंका को देखकर कहता है, क्यों बुलाया है? जिस पर प्रियंका कहती है, बस ऐसे ही। जो सुनकर कृष्ण उससे मुंह फेर कर कहता है, बस ऐसे ही, मुझे नहीं पता था कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की CEO इतनी ज़्यादा खाली है कि वो मुझ जैसे गरीब को याद करेगी। मेरा तो जीवन सफल हो गया। जो सुनकर प्रियंका की भौहें इकट्ठी हो जाती है। वहीं कृष्ण प्रियंका को ताना मार रहा था, क्योंकि वो हमेशा ही व्यस्त होती है और उसके पास समय नहीं होता किसी के लिए भी, इसलिए कृष्ण उसे ताना मार रहा था। वहीं प्रियंका उसकी बात सुनकर समझ गई थी कि कृष्ण उससे गुस्सा है, इसलिए वो उससे गुस्सा नहीं होती और कहती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत समय है, बस थोड़ा सा था तो सोचा कि तुमसे बात कर लूं। जो सुनकर कृष्ण मजाक उड़ाने वाली हंसी से कहता है, और मुझे नहीं पता था कि जब CEO के पास समय होता है तो वो उसे मुझ जैसे गरीब के साथ बिताना पसंद करती हैं। जिस पर प्रियंका कृष्ण को बस देखती है और वो थोड़ा सख्त आवाज में कहती है, क्या बार बार गरीब लगा रखा है? किसने कहा कि तुम गरीब हो? और तुम क्या मुझे बार बार CEO कह रहे हो? मेरा एक नाम है और सबसे जरूरी बात, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ समय भी नहीं बिता सकती?
जो सुनकर कृष्ण भी अपनी आवाज में कठोरता लाते हुए कहता है, ओह ऐसा क्या, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई वाइफ है, क्योंकि आज तक तो मैं बैचलर लाइफ जी रहा था। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की भी है। और हाँ, तुम्हारा एक नाम है, लेकिन क्या करूँ, तो हो ही एक CEO और मैं गरीब, जिसे कोई भी दबा सकता है और फिर कोई भी बचा सकता है। अब भला मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं द CEO जितना स्ट्रॉन्ग एंड रिच नहीं हूँ, ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना ताकतवर नहीं है कि मैं खुद को बचा सकूँ। कोई और मुझे प्रोटेक्ट करता है तो मैं हुआ ना एक गरीब इंसान। भला आप जैसे महान लोगों से मेरा क्या नाता, कहा आप और कहा मैं, और अगर मैं खुद को आपका पति मानता हूँ तो ये बात भला क्या कोई मानेगा, और अगर मान भी गए तो क्या कहेंगे कि बंदर के हाथ में अंगूर लग गए। मुझमें इतनी काबिलियत नहीं कि मैं तो प्रियंका सिंघानिया का हस्बैंड बन सकूँ, सही कहा ना। वहीं कृष्ण की बात सुनकर अब प्रियंका को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को दबाकर कहती है, कृष्ण तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, वो सब बस जरूरत की वजह से हुआ, मैं सच में वो सब नहीं करना चाहती थी। जिस पर कृष्ण कहता है, ओ तो तुम अब ये कहोगी कि वो सब तुमने मेरे लिए किया, मुझे बचाने के लिए किया, कुछ लोग मुझे मारना चाहते थे और तुमने मुझे बचाया इसलिए वहाँ कैद किया, जैसे कोई किसी कठपुतली को करता है, और तुमने सब कुछ मेरी भलाई के लिए किया और तुम बस मुझे सुरक्षित करना चाहती थी। और प्रियंका सिंघानिया बहुत महान है, सही कहा ना मैंने। जो सुनकर प्रियंका बस कृष्ण को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। वहीं कृष्ण हंसते हुए तालियां बजाने लगता है, जो देखकर प्रियंका धीरे से कहती है, कृष्ण मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो और तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो, बस एक बार। जिस पर कृष्ण गुस्से से कहता है, गुस्सा नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, और मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, आपने तो मुझे पर एक एहसान किया है, मेरी जान बचाकर, आप तो महान हो। जो सुनकर प्रियंका उठकर कृष्ण के पास जाते हुए कहती है, कृष्ण प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मैं समझती हूँ कि तुम हट हो, लेकिन प्लीज एक बार। जो सुनकर कृष्ण को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रियंका का हाथ पकड़कर उसे दीवार पर धकेल देता है और प्रियंका को गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या कहा कि तुम मुझे समझती हो और मैं तुम्हारी सुनूं? फिर कृष्ण प्रियंका के चेहरे को अपने हाथ से पकड़कर कहता है, तुम मुझे समझती हो? हाँ, अच्छा बताओ मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, मुझे उस समय कैसा लग रहा था जब तुमने मुझे सारी दुनिया से दूर उस घर में एक कमरे में कैद कर दिया है? तुम्हें पता है कैसा लगता है एक हफ्ते एक ही कमरे में रहना? कैसा लगता है जब आप जिसे देखना चाहते हैं लेकिन आप उसे नहीं देख पाते? तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट होता था? फिर कृष्ण प्रियंका के चेहरे को छोड़कर कहते हैं, तुम नहीं समझ सकती, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है दर्द किसे कहते हैं, तड़प किसे कहते हैं। तुम्हें तो बचपन से वो सब कुछ मिला जो तुमने चाहा, लेकिन मेरा क्या है, तुमसे मिलने के बाद मैंने जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया, लेकिन तुमने ही मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे कुछ भी नहीं देखने दिया। तुम हमेशा मुझ पर हुक्म चलाती आए हो, तुम जो चाहती थी वही करती थी, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर तुमने मेरी जिंदगी पर भी अपना राज समझकर मुझे जबरदस्ती उस घर में कैद कर दिया। फिर कृष्ण प्रियंका को देखकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार पर दबाकर कहता है, तुम्हें पता है कैसा लगता है जब आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके हाथ बंधे हो, आप कुछ भी ना कर सके, आपके सामने सब कुछ हो रहा हो लेकिन आप कुछ ना कर सके, आपकी कोई गलती ना हो लेकिन सजा आपको मिले, तुम्हें पता है कैसा लगता है? हाँ। फिर कृष्ण प्रियंका को गुस्से से देखकर कहता है, तुम्हें पता है कैसा लगता है? हाँ, तुम मुझे समझती हो तो बताओ, बोलो। लेकिन प्रियंका कुछ नहीं कहती और चुप रहती है, जो देखकर कृष्ण को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रियंका का हाथ छोड़कर वहां से एक वास उठाकर जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है। गुस्से से कहता है, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है, तुम हमेशा मेरे सवाल पर चुप हो जाती हो, हमेशा, क्योंकि तुम मुझे जवाब देना जरूरी ही नहीं समझती। तुम्हें पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है, जैसे मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ, मजबूरी हूँ ना, मैं तुम्हारी हमेशा है ना मजबूरी। फिर प्रियंका एक और गमला फेंक कर तोड़ देता है और गुस्से से कहता है, जब तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करना था तो तुम पहले मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों बनी? हाँ, क्यों मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूँ? आखिर क्यों पहले भी ऐसे ही रहती जैसी तुम अब हो? क्यों मेरे लिए इतनी अच्छी बनी? क्यों, बताओ क्यों? जो सुनकर प्रियंका कहती है, मैं पहले भी ऐसे ही थी और अब भी। जो सुनकर कृष्ण गुस्से से प्रियंका को देखकर कहता है, ओ मुझे तो नहीं लगता, वैसे भी इसमें गलती मेरी है जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, ये तो अमीरों की फितरत होती है, गरीबों को धोखा देना, उन्हें दुख पहुंचाना। जिस पर प्रियंका कुछ नहीं कहती। वहीं कृष्ण प्रियंका के हाथ को पकड़कर उसे खींचता है, जिससे एक वास का टुकड़ा जो टूटा हुआ था वो प्रियंका के पैरों में चुभ जाता है, लेकिन प्रियंका के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था, उसके लिए ये दर्द कुछ नहीं था। प्रियंका शांति से कृष्ण को देख रही थी जो उसे ये सब कह रहा था। प्रियंका कृष्ण को देखकर कहती है, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि मैंने अब तक जो भी किया वो सब झूठ था? जिस पर कृष्ण कहता है, और तुम्हें क्या लगता है वो सब सच है? मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों? क्या तुम शुरू में ही सच नहीं दिखा सकती थी, जिससे मैं धोखे में न रहता, जिससे मुझे सच पता रहता, और तुमने जो भी मुझसे छुपाया है वो सब अगर तुम मुझे बता देती तो शायद मैं इतनी बड़ी गलतीफहमी में नहीं होता। वहीं कृष्ण की बातें प्रियंका को अब हट कर रही थी। कृष्ण फिर प्रियंका के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उसे देखकर कहता है, अभी भी समय है, बता दो क्या कुछ छुपाया है मुझसे और क्या है जो तुम मुझसे छुपा कर बैठी हो? जिस पर प्रियंका कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जिस पर कृष्ण कहता है, क्या भरोसा करने के लिए कुछ बचा है? मुझे नहीं लगता। जिस पर प्रियंका कहती है, तो फिर मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर कृष्ण कहता है, वैसे मुझे ये जानना था कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ये जानने की जरूरत है। जो सुनकर प्रियंका कृष्ण को देखती है। फिर कृष्ण प्रियंका को देखकर कहता है, आखिर तुमने मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों किया? हाँ, आखिर क्या मिला तुम्हें मेरे साथ खेलकर? क्या मैं भी तुम्हारे लिए उन सभी की तरफ एक खिलौना हूँ?
जो सुनकर प्रियंका कुछ भी नहीं कहती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं कृष्ण प्रियंका को चुप देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, मैं भी ना पागल हूँ, मुझे पता है कि तुम कभी मुझे कोई जवाब नहीं दोगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सवाल करता हूँ जबकि मुझे पता है कि तुम कुछ भी नहीं कहोगी। जिस पर प्रियंका फिर कुछ नहीं कहती। फिर कृष्ण प्रियंका की चश्मा को देखकर कहता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम इस चश्मा को हमेशा क्यों लगाती हो, आखिर ऐसा क्या है। जो कहकर कृष्ण प्रियंका की चश्मा निकालकर उसे जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है। वहीं प्रियंका अपनी आंखें बंद कर लेती है, गर्दन नीचे कर लेती है। जो देखकर कृष्ण गुस्से से कहता है, ओ तो तुम ये मुझे से नजर न मिलाने के लिए कहती हो ताकि मैं तुम्हारी आंखों के झूठ और धोखे को ना पहचाना पाऊं। लेकिन प्रियंका अपनी आंखें नहीं खोलती। जो देखकर कृष्ण कहता है, ओ तो तुम मुझसे अब आंखें भी नहीं मिलाना चाहती, तुम अब मुझे देखना भी नहीं चाहती, क्या इतना चुभने लगा हूं मैं। फिर कृष्ण प्रियंका को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भोलेपन का ऐसे फायदा उठाओगी। शायद अमन और अनुज ताऊ जी ने सही कहा था, मेरी औकात नहीं है कि मैं तुम जैसे हाई क्लास लोगों के बीच बैठूं। जो कहकर कृष्ण प्रियंका को वहां छोड़कर जाने लगता है। अचानक कृष्ण का पैर उस बांस के टुकड़े पर पड़ता है और कृष्ण जिसका पैर फिसला जाता है वो गिरने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही प्रियंका उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे देखने लगती है। कृष्ण एक टक बस प्रियंका को देख रहा था। प्रियंका उसे खड़ा करती है और उसके आगे से रास्ता साफ करती है। वहीं कृष्ण बस प्रियंका की आंखों को देखते हुए कहता है, ओ तो तुम इसलिए अपनी आंखें नहीं खोल रही थी ताकि तुम मुझसे अपना एक और झूठ छुपा सको, एक और धोखा जो तुमने मुझे दिया है उसे छुपा सको। फिर कृष्ण प्रियंका से पूछता है, तुमने आज लेंस क्यों नहीं लगाया, आखिर आज ऐसा क्या था जो तुम ऐसे हो। जिस पर प्रियंका उसे देखकर कहती हैं, तो तुम पहले से ही इसके बारे में जानते हो। जिस पर कृष्ण कहता है, मुझे लगा था शायद वो मेरी आंखों का धोखा था, लेकिन आज पता चला कि ये तो तुम्हारा धोखा है जो तुमने मुझे दिया है। जो कहकर कृष्ण प्रियंका की आंखों में देखता है जो ओशन ब्लू कलर की थी, बिल्कुल किसी समंदर की तरह। कृष्ण प्रियंका की उन समंदर की तरह गहरी आंखों में देखकर वहां से चला जाता है। कृष्ण बिल्कुल भी नहीं रुकता और उस होटल से बाहर आता है और फिर वो अपने यहाँ के बॉक्सिंग क्लब में जाता है ताकि वो खुद को शांत कर सके। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण के जाने के बाद प्रियंका जो अभी उस बिखरे हुए कमरे में बीच में खड़ी थी, वो बस कृष्ण की जाने वाली डायरेक्शन में देख रही थी। प्रियंका की आंखें जो बिल्कुल शांत थी वो अभी बहुत सारे भावों से भर जाती है। प्रियंका जो इतनी जल्दी रोती नहीं, जिसने शायद रोना ही छोड़ दिया था और उसकी आंखें रोना भूल गई थी। उसकी उन समंदर जैसी आंखों से आंसू बिना किसी आवाज के बहाने लगते हैं। प्रियंका को जब यह महसूस होता है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है जो बिल्कुल ब्रोकन थी। प्रियंका धीरे से कहती है, कृष्ण मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में ये सब है, मेरे लिए मुझे लगा था कि मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन शायद मैंने सब कुछ खराब कर दिया। फिर प्रियंका सोफे पर बैठकर अपने सर को पीछे करके कहती है, लगता है मुझे तुम्हें अब सब कुछ बता देता चाहिए और जो मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसे मैं ठीक करूंगी। मैं कभी भी तुम्हारे दर्द का कारण नहीं बनना चाहती थी, लेकिन शायद इस बार मैं गलत हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब ऐसा नहीं होगा। जो कहकर प्रियंका अपने फ़ोन को निकालती है, अपने आंसू साफ करती है और अपने दादाजी को फ़ोन करके कहती है, दादाजी। जिस पर राजीव सिंघानिया कहते हैं, हाँ बोलो प्रियंका। प्रियंका एक गहरी सांस लेकर कहती है, दादाजी मालिक अफ्रीका में है। जिस पर वो कहते हैं, ठीक है मैं उसके बारे में और पता करता हूँ। तभी प्रियंका कहती हैं, दादाजी मैं अफ्रीका जाना चाहती हूँ, मालिक राठौर से मिलने, मुझे उससे कुछ पुराने हिसाब भी बराबर करने हैं, आप पीछे से सब कुछ संभाल लेना। जिस पर दादाजी को कुछ गलत लगता है, इसलिए वो कहते हैं, प्रियंका क्या कुछ हुआ है बेटा, बताओ कहीं कुछ गलत है। जिस पर प्रियंका कहती हैं, नहीं दादाजी मैं बस मुसीबत को जड़ से खत्म करना चाहती हूँ। जो सुनकर दादाजी समझ जाते हैं कि प्रियंका क्या कह रही है, इसलिए वो थोड़ा घबराते हुए जल्दी से कहते हैं, तुम कहाँ हो, जल्दी घर आओ, देखो मैं बुरा हो गया हूँ, मैं ये सब नहीं संभाल सकता, प्रियंका जल्दबाजी में कुछ मत करना देखो। जिस पर प्रियंका कहती हैं, दादाजी आप चिंता मत कीजिए और वैसे भी आपने मुझे एक योद्धा की तरह पाला है और मैं कुछ भी जल्दबाजी में नहीं कर रही, आप चिंता मत कीजिए। जिस पर राजीव सिंघानिया घबरा जाते हैं। फिर प्रियंका कहती हैं, दादाजी मैं कल शाम तक अफ्रीका के लिए निकल जाऊंगी और ये बात आप कृष्ण या मम्मी को मत बताना, बस बिजनेस ट्रिप कह देना। जिस पर राजीव सिंघानिया कहते हैं, कृष्ण। फिर वो जल्दी से कहते हैं, प्रियंका देखो। लेकिन प्रियंका बाय बोलकर फोन रख देती है और फिर वो कुछ घंटों तक ऐसे ही सोफे पर बैठी रहती है। फिर वो राज को बुलाकर सफाई करवाती है। 154 कृष्ण, प्रियंका और दादाजी। प्रियंका ने जब राजीव सिंघानिया को कहा कि वो अफ्रीका मालिक राठौर से मिलने जा रही है, ये सब कहकर प्रियंका फोन रख देती है और फिर राज को बुलाकर कमरे को साफ कर लेती है। प्रियंका को कृष्ण की बातों से हट हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे और उसकी आंखें बंद थी। वहीं दूसरी तरफ राजीव सिंघानिया काफी ज्यादा परेशान थे। वो अपने फोन को उठाकर पहले प्रियंका को फोन करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर वो राज को करते हैं और उसे उन्हें पता चलता है कि कृष्ण यहाँ आया था, लेकिन राज को नहीं पता था कि क्या हुआ है। वहीं राजीव सिंघानिया परेशान होकर कहते हैं, कहीं ये लड़की सच में अगर वहां चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना सिंघानिया बचेंगे और ना ही यदुवंशी। मैंने तो अपना पूरा दांव इस पर लगाया था, अब अगर इसे कुछ हो गया तो। लेकिन फिर राजीव सिंघानिया अपने आप को संभाल कर कहते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वो शायद बह गई है भावनाओं में, मैं प्रियंका को उस मालिक राठौर से अकेले नहीं टकराने दूंगा।
फिर वो कुछ सोचकर अपने सेक्रेटरी को फोन करके कहते हैं, जल्दी एक चॉपर का इंतजाम करो और पता करो प्रियंका कहाँ है, हमें वहाँ जाना होगा। जो कहकर राजीव सिंघानिया काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। फिर वो फोन उठाकर कृष्ण को फोन करते हैं, जहाँ कृष्ण जल्दी ही फोन उठा लेता है। राजीव सिंघानिया कृष्ण से कहते हैं, हेलो कृष्ण। जिस पर दूसरी तरफ से कृष्ण कहता है, हेलो दादाजी नमस्ते। जो सुनकर वो भी उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वो उससे कहते हैं, कृष्ण बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जिस पर कृष्ण कहता है, जी बोली दादाजी। फिर कहते हैं, मैं तुम्हें कल एक जगह का नाम बताऊंगा, तुम्हें वहां आना होगा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। जिस पर कृष्ण कहता है, जी दादाजी मैं आ जाऊंगा। फिर दादाजी कृष्ण से कुछ और बात करते हैं और फोन रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका, जो अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी, उसे रात को नींद नहीं आती। प्रियंका फिर से उसे वो सब याद आ रहा था जब यदुवंशी फैमिली जल गई थी, वो घर जला था। प्रियंका सीधी बाथरूम में जाती है और ठंडा पानी चला देती है। वो कोल्ड शावर के नीचे खड़ी थी, उसकी उन नीली आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो उस ठंडे पानी को अपने ऊपर घेर रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग को आज ये पानी शांत नहीं कर पा रहा था। प्रियंका ऐसे ही पूरी रात उस कोल्ड शावर के नीचे रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका 4 बजे बाहर आती है और वो फिर अपने कपड़े बदलती है और तैयार होती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो किसी पत्थर की तरह लग रही थी जो दिखने में खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर कोई भाव नहीं है। प्रियंका नहाकर बाहर आती है। वहीं राज जब प्रियंका को देखता है तो उसे अपने अंदर डर महसूस होता है। प्रियंका सीधा ऑफिस जाती है, उसने शाम के 5 बजे की फ्लाइट रखी थी। तब तक वो अपन काम करेगी, ऐसे ही समय बिताता है। लेकिन आज इस ऑफिस में शांति थी। प्रियंका आज बिल्कुल शांत थी। वो हमेशा शांत ही रहती है, लेकिन आज सबको उससे डर लग रहा था। वहीं कृष्ण सुबह 8 बजे उठता है और वो नहा धोकर तैयार हो जाता है। कृष्ण का अब हर रोज का काम था तैयार होकर बाहर जाना। कृष्ण आज भी बाहर जाता है, कोई उसे कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ राजीव सिंघानिया एक कैफे में प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने कृष्ण को फोन करके जगह के बारे में बताया। तभी उनका सेक्रेटरी कहता है, सर आप पहले यंग मास्टर से मिल रहे, आपको पहले बॉस से मिलना चाहिए था, फिर आप यंग मास्टर के पास आते, ये शायद ज्यादा अच्छा होता। जिस पर दादाजी कहते हैं, तुम्हें पता है मैं कृष्ण के पास क्यों आया हूँ? क्योंकि इसे मनाना आसान है और जीतना मैं अपनी पोती को जानता हूँ। उसका दर्द अब तक उसका गुस्सा बन चुका होगा और उसे संभालना थोड़ा मुश्किल है। कृष्ण इसमें मेरी मदद करेगा। जिस पर उनका सेक्रेटरी कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस पर दादाजी मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम्हें पता है मैंने कृष्ण की शादी प्रियंका से क्यों करवाई? जिस पर वो सेक्रेटरी कहता है, क्योंकि वो यदुवंशी का आखिरी वारिस था और उसे सुरक्षा की जरूरत थी, इसलिए। जिस पर दादाजी कहते हैं, ये तो छोटी वजह है, इससे बड़ी वजह है और कल रात मुझे यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। और फिर वो एक रहस्यमय मुस्कान देते हैं। कुछ ही देर में वहाँ कृष्ण भी आ जाता है। वो आकर दादाजी के पैर छूता है और उन्हें नमस्ते करता है। फिर वो उनके पास बैठ जाता है। दादाजी कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं, उसके हालचाल पूछते हैं कि वो कैसा है, उसका परिवार कैसा है, सब ठीक है। सब कुछ पूछकर कृष्ण कहता है, दादाजी क्या कुछ जरूरी बात है जो आप खुद यहाँ आए? जिस पर दादाजी कहते हैं, हाँ जरूर तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात सुनोगे। जिस पर कृष्ण कहता है, दादाजी आप बताइए तो सही, मैं सुनूंगा। जो सुनकर दादाजी कहते हैं, ये प्रियंका के बारे में एक बार सोच लो। प्रियंका का नाम सुनकर कृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। फिर वो दादाजी की तरफ देखकर एक झूठी मुस्कान के साथ कहता है, दादाजी आप बोलिए, मैं सुनूंगा। जिस पर दादाजी कहते हैं, कृष्ण मैं तुम्हें ये पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। ये गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं, उसे समझना चाहिए। तुम समझदार हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती अपने घमंड की वजह से। जिस पर कृष्ण कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं दादाजी? जिस पर दादाजी बताना शुरू करते हैं और कहते हैं, कृष्ण बेटा मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया। उसने कैसे तुम्हें एक घर में कैद करके रखा, और तुम्हें ही नहीं, उसने तो हमें भी कैद करके रखा। उसने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसे पता था कि मेरे साथ होने वाले हादसे में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। उसकी गलती है कि वो तुम्हें उन सबसे दूर रखना चाहती थी। उसकी गलती है जो वो तुम्हें अपने उस्ताद जी से दूर रखना चाहती थी, उनकी नज़रों से जो तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम प्रियंका की कमज़ोरी हो। उन्हें लगता था कि अगर वो तुम पर हमला करेंगे तो वो प्रियंका को झुका पाएंगे। और ये उसकी गलती है कि उसने तुम्हें अपने विला भेज दिया ताकि तुम सुरक्षित रहो, ताकि तुम पर कोई हमला ना हो, जैसे मुझ पर, मेरे बड़े पोते पर और मेरे बेटे पर जो हाई सिक्योरिटी में थे। हम तीनों पर जानलेवा वार हुआ ताकि हम तीनों मर जाए और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की नींद डगमगाए और वो उसे ले ले। फिर वो कृष्ण की आंखों में देखकर कहते हैं, ये सच में उसकी गलती है, इन सब में उसकी गलती है। जब हम तीनों पर हमला हुआ और हम तीनों बहुत बुरी हालत में थे, मेरे बेटे का पता नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं, मेरा नहीं पता था कि मैं बचूंगा कि नहीं। उसने सबको बचाने की कोशिश की, उसने सबको बचाने के लिए सबको हाई सिक्योरिटी में कैद कर दिया। फिर वो कृष्ण को देखकर एक उदास मुस्कुरा के साथ कहते हैं, ये सच में उसकी गलती है। जब वो सब किसी पर हमला नहीं कर पाए तो उन्होंने प्रियंका को टारगेट किया और उस पर माफिया से हमला करवाया, उसका मर्डर कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि प्रियंका को मारा जा सके, लेकिन उनकी लापरवाही से वो बच
दे और उसकी बस कुछ समय के लिए याददाश्त चली गई और उन्होंने इस समय में सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। ये उसकी गलती है कि अपनी याददाश्त जाने से पहले भी उसने तुम्हारे सुरक्षा के लिए पहले से ही ऑर्डर दे रखे थे ताकि तुम्हें कुछ ना हो। ये उसकी गलती है कि तुम्हें पता लगे बिना उसने 4-5 बार मौत के मुंह से बाहर निकाली। उसकी गलती है कि जब स्कॉर्पियन किंग जो कि अंडरवर्ल्ड का माफिया है, उसने जब तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तब उसने तुम्हें छुपा दिया और वो खुद सभी दुश्मनों को अकेले संभालने गई है। फिर वो कृष्ण को देखकर कहते हैं, ये सच में उसने गलत किया है ना। कृष्ण की 500 माफिया के लोगों से वो अकेले जाकर भीड़ गई, कहीं उन्होंने तुम्हें कुछ ना कर दिया हो। ये उसकी गलती है कि उसने तुम्हें आधे घंटे से भी कम समय में ढूंढ लिए। सब उसकी गलती है कि उसने तुम्हें हर बार बचाया, अपनों से भी और बाहर वालों से, और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसने गलती की है तुम्हें दुखी करके। फिर राजीव सिंघानिया कृष्ण को देखकर कहते हैं, तुम्हें कैद करने की सजा तो मैंने उसे दे दी, उसे 2 थप्पड़ मारकर। अब बस तुम्हें उदास और दुखी करने की सजा की बारी है। फिर वो कृष्ण को देखकर थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहते हैं, कृष्ण मैंने उसकी सजा सोच ली है। उसने इतनी गलती की है, इतने गुनाह किए हैं और उसने सबसे ज्यादा दुखी तुम्हें किया है और उसे अपने ऊपर शायद कुछ ज्यादा ही घमंड है। इसलिए मैं उसे अपने सबसे पुराने दुश्मन मालिक राठौर, जो अफ्रीका का सबसे ताकतवर आदमी है, जो एक दरिंदा है जिसके लिए लोगों को मारना किया मच्छर से भी आसान काम है, मैं उसे अफ्रीका उससे डील करने भेज रहा हूँ। अगर उसकी किस्मत में जिंदगी होगी तो ठीक है, वरना। जो सुनकर कृष्ण, जो पहले ही सदमे में था दादाजी की ये आधी बात सुनकर, वो उन्हें देखकर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं वरना। जिस पर दादाजी उठकर कहते हैं, जितना मुझे पता है प्रियंका और मालिक एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर वो आमने सामने आए तो उन दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा और एक मारा जाएगा। प्रियंका आज 5 बजे जा रही है, शायद वो फिर कभी वापस नहीं आएगी। जिस पर कृष्ण कहता है, क्या उसने हाँ कह दिया। वहीं कृष्ण का मन कह रहा था, वो नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तभी दादाजी कहते हैं, उसने कल मुझे फ़ोन किया था और उसने खुद मुझसे कहा कि वो मालिक राठौर से बिल करने जाएगी। फिर वो आगे कहते हैं, मैं तो खुद उसे वहाँ भेजना चाहता था, लेकिन मुझे लगा था कि वो नहीं जाएगी, पर जब उसने कहा तो मैं मान गया। वैसे भी ये उसकी सजा है, तुम्हें दर्द पहुँचाने की। आखिर उसने तुम्हें इतना दुखी दिया था और तुम भी तो आज़ाद होना चाहते थे। फिर वो मुस्कुरा कर कहते हैं, कृष्ण तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम हमेशा के लिए उससे आज़ाद हो गए हो। अब कोई तुम्हें कैद नहीं करेगा, कोई भी नहीं। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो और तुम अब अपने परिवार के साथ जितना चाहिए सकते हो। फिर वो कृष्ण के सर को सहला कर कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ तैयारियां करनी है। उसके जाने के बाद अब सीईओ की पोजीशन भी किसी और को देनी होगी, क्योंकि उसका क्या पता वो वापस आए भी या ना भी। जो सुनकर कृष्ण अपना सर नीचे करके कहता है, मालिक राठौर कितना खतरनाक है और उसके प्रियंका से जीतने के चांस कितने हैं। जिस पर दादाजी सीरियस होकर कहते हैं, 80% मालिक राठौर ही जीतेगा, क्योंकि ये उसकी जगह है और प्रियंका एक लड़की भी है तो उसके चांस कम है। फिर वो कुछ सोच कर कहते हैं, वैसे जितना मुझे पता चला है उसने अब तक 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया है और अफ्रीका में उसकी चलती है, वो वहाँ का राजा है। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका अब कभी वापस आएगी। और वैसे भी सही है, वो सब पर हुक्म चलाती थी, सबको डराती थी। फिर वो कृष्ण से कहते हैं, वैसे सबसे ज़्यादा खुश तो तुम होगी, क्योंकि अब तुम्हारा पीछा छुटा, अब तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर राजीव सिंघानिया वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कृष्ण अभी भी वहीं बैठा हुआ था। कृष्ण वहाँ से उठकर कुछ देर बाद चला जाता है। राजीव सिंघानिया कार में बैठकर प्रियंका के पास जाने वाले थे, लेकिन फिर वो जब कृष्ण को बाहर जाते हुए देखते हैं तो वो रुककर मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा काम तो हो गया, अब बस सब कृष्ण पर है। फिर वो प्रियंका के पास जाते हैं, जहाँ प्रियंका अभी अपने ऑफिस में थी। दादाजी उसके होटल में जाकर प्रियंका को बुलाने का कहते हैं, जिस पर उनका सेक्रेटरी प्रियंका को बताता है। जो सुनकर प्रियंका ऑफिस से सीधा होटल आती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि राजीव सिंघानिया सोफे पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में थे। प्रियंका सबको जाने का कहती है। फिर वो उनके पास जाती है और उनके पैरों के पास जाकर बैठ जाती है। दादाजी उसे देखकर गुस्से से कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो, जो एक छोटी सी आधी में बिखर जाओगी। जो सुनकर प्रियंका कुछ नहीं कहती और अपनी गर्दन झुका लेती है। दादाजी फिर आगे कहते हैं, तुम्हें पता है, मुझे लगा था मेरे पास एक बबर शेर है जो किसी को भी हरा सकता है। मुझे लगता था कि तुम मेरी और पूरे सिंघानिया परिवार की ताकत हो और तुमने ये साबित भी किया, लेकिन कल तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी। मुझे नहीं पता था कि मेरा शेर इतना कमज़ोर है। फिर वो प्रियंका को देखकर कहते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरा ये बबर शेर कर इस तरह टूटा। हाँ, जो तुम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो गई। मैंने कभी तुम्हें एक लड़की की तरह नहीं पाला। तुम्हें याद है ना वो रात, वो धमाका, वो सब कुछ, इतने लोगों की चीखें जो हम दोनों ने सुनी, याद है ना। फिर तुम कैसे वो कदम उठाने जा रही हो, जानती हो ना कितना गलत है। जिस पर प्रियंका कहती है, लेकिन दादाजी वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर वो ख़त्म तो वो सुरक्षित है, फिर उसे किसी का डर नहीं। जिस पर दादाजी कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या तुमने एक बार सोचा है कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद क्या होगा। चलो मैं हूँ, लेकिन कब तक। और तुम्हारे पापा को तो तुम जानती हो, वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन अगर बात सुरक्षा की, आज तो वो नहीं कर सकता। और तुम्हारे भाई, उनका क्या, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या। हाँ, क्या एक बार भी नहीं सोचा। जिस पर प्रियंका अपने सर को उनकी गोद में रख देती है। राजीव सिंघानिया कहते हैं, मुझे पता है तुम अपनी मन की बातें, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये तुम किसी को नहीं बताती। मुझे पता है तुमने जो भी किया कृष्ण की सुरक्षा के लिए किया, तुमने ठीक किया। चलो तुमने अभी तो उसे बचा लिया, और तुम अगर अफ्रीका चली गई तो भी वो शायद 5-6 साल तक सुरक्षित रहे, कोई उसे कुछ नहीं कहेंगे।
लेकिन फिर क्या अगर वहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, हमारी फैमिली का भी वही हाल होगा जो यदुवंशी का होगा, सब कुछ तुम पर है, तुम्हें पता है ना, और तुम जिसकी वजह से जा रही हो उसका क्या, एक बार ज़रा कृष्ण के बारे में सोचो। जिस पर प्रियंका कहती हैं वो बहुत समझदार है दादू, वो खुद को संभाल सकता है और वो मुझसे नफरत करता है, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। फिर प्रियंका उन्हें देखती है, उसकी आंखों में आंसू थे। प्रियंका अपनी ब्रोकन एंड पावरफुल वॉइस में कहती है, दादू वो मुझसे नफरत करता है, भला मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। हाँ मानती हूँ ये गलत है, मुझे भी पता है, अगर मैं ऐसे अफ्रीका जाऊंगी तो शायद मैं कभी जिंदा वापस भी ना आऊँ, लेकिन दादू आपको पता है इससे ज़्यादा मुझे क्या तकलीफ दे रहा है। दादू उसकी नफरत वो मुझे अंदर से मार रही है, अगर ऐसा ही रहा ना तो दादू मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, मैं नहीं देख सकती उसकी नफरत। जो कहते समय प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजीव सिंघानिया प्रियंका को एक बच्चे की तरफ संभालते हैं। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि प्रियंका कृष्ण की वजह से ऐसे बिखर जाएगी। उन्होंने कभी भी प्रियंका को ऐसे कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा। दादाजी उसे संभालते हैं। प्रियंका उन्हें देखकर उनकी गोद में सर रखकर रोते हुए कहती है, दादाजी उसे लगता है मैं झूठी हूँ, उसे लगता है मैं उसे तकलीफ देती हूँ, दादाजी उसे लगता है मैं गलत हूँ, दादाजी उसे मेरी वजह से तकलीफ होती है। फिर प्रियंका और भी ज़्यादा रोते हुए कहती हैं, दादाजी मैं उसकी तकलीफ नहीं बनना चाहती, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, उसकी हर तकलीफ उससे ज़्यादा मुझे दर्द देती है, मैं नहीं देख सकती उसे ऐसे, उसे प्रियंका से तकलीफ है, अगर वही नहीं रहेगी तो तकलीफ नहीं होगी। जो सुनकर दादाजी कहते हैं, अगर तुम नहीं रहोगी तो कृष्ण का क्या होगा, क्या सोचा है तुमने, जो लोग तुम्हारी वजह से रुके हुए हैं वो उसे नहीं छोड़ेंगे। ये बात जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि यदुवंशी फैमिली का वारिस जिंदा है और वो कृष्ण है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो अभी भी इस बिजनेस वर्ल्ड में नया है। जिस पर प्रियंका कहती है, उसे कुछ नहीं होगा दादाजी, वो कर सकता है, वो मुझसे बेहतर है, वो कृष्ण यदुवंशी है। दादाजी मैंने आपसे कहा था कि मैं कृष्ण को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, अगर उसकी परेशानी उसकी तकलीफ में हूँ तो मैं उसके लिए मैं खुद को ही मिटा दूंगी। जो कहकर प्रियंका वहाँ से उठकर अपने आंसू साफ करके अपने सनग्लासेस लगा लेती है। जो देखकर दादाजी कहते हैं, ठीक है जो तुम चाहती हो कर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारी जान गई तो कृष्ण भी नहीं बचेगा, मैं उसे ज़्यादा समय तक नहीं बचा पाऊंगा। अगर तुम एक मालिक राठौर को मारो ही बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, और कृष्ण उसके पास तो कुछ भी नहीं, ना ताकतवर परिवार ना ही कुछ, और वो तो बस एक स्टूडेंट है, उसने तो अभी इस बिजनेस वर्ल्ड को बस दूर से देखा है, इसके अंधेरे को वो नहीं जानता। अगर वो अकेला इसके अंदर जाएगा तो उन हजारों लाखों नामों की तरह ये भी किसी की गोली के निशाने पर होगा। तुम क्या लगता है तब क्या होगा, ये कब तक खुद को बचाएगा, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के अब अमन, अनुज, दिया और अग्रवाल शांत रहेंगे, वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जो तुमने किया है हर एक चीज़ का बदला वो कृष्ण से लेंगे, और उस समय मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब क्या होगा एक बार जरूर सोचना, और फिर अफ्रीका जान। जो सुनकर प्रियंका वहां से चली जाती है, वहीं राजीव सिंघानिया बस उसे जाते हुए देखकर सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, कृष्ण बेटा तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, इसे रोक लो, ये मौत के मुंह में जा रही है, अगर आज ये गई ना तो तुम अपनी वाइफ को हमेशा के लिए खो दोगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, और हाँ मुझे ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूंगी। और हाँ आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी ज़रूर बताना, और क्यों, ठीक है। और हाँ कल का चैप्टर सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, और आप सब जल्दी कमेंट कीजिए, मैं जल्दी चैप्टर डालती हूँ, ठीक है। CH-155 एंग्री इन फर्स्ट किस। प्रियंका अभी अपने कमरे में थी। राजीव सिंघानिया वहाँ से वापस घर के लिए निकल चुके थे। वो अभी वहाँ बैठकर उनकी बातों के बारे में सोच रही थी। उसे पता है कि दादाजी सही है, लेकिन वो अब यहाँ नहीं रह सकती। तभी कमरे में राज आता है, उसके हाथ में कुछ फाइल थी, वो वहाँ रखकर जाने लगता है। जो देखकर प्रियंका उसे रोकते हुए कहती है, राज तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अफ्रीका जाना चाहिए कृष्ण को छोड़कर। जिस पर राज अपना सर झुका कर कहता है, बॉस मैं इस बारे में आपसे क्या कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी सुनना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ जाना चाहिए, मुझे आपकी ताकत पर यकीन है, लेकिन सर अभी तैयार नहीं है, अगर आप वहाँ जाना चाहती हैं तो आप पहले सर को तैयार कीजिए। जिस पर प्रियंका कहती है, तो तुम्हें लगता है मुझे रुक जाना चाहिए, वो भी उसके लिए जो मुझसे नफरत करता है। जो सुनकर राज कहता है, बॉस बुरा मत मानिए, लेकिन सर आपसे नफरत नहीं करते, और जो उनके साथ हुआ कोई भी सामान्य इंसान ऐसा ही करता जो सर ने किया। जिस पर प्रियंका कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर राज कहता है, बॉस आपको हर को मनाना चाहिए, वो जल्दी ही मान जाएंगे, और वैसे भी सर के फैमिली मेंबर्स उनके लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जिस पर प्रियंका कहती हैं, गेट आउट। जो सुनकर राज वहां से चला जाता है और वो बाहर आकर एक गहरी सांस लेता है, फिर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जो अभी काफी ज्यादा परेशान था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, इसलिए वो अपनी मम्मी के पास जाता है और उन्हें गले लगाकर कहता है, मम्मी। जिस पर उसकी मम्मी उसके बालों को सहलाकर कहती हैं, क्या हुआ कृष्ण, क्या तुम ठीक हो, कुछ हुआ है। वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन कृष्ण उन्हें गले लगाकर कहता है, मम्मी अगर कोई आपके सामने हमेशा कठोर बनता हो, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी मदद करता हो, आपको जब भी उसकी जरूरत महसूस हो वो आ जाए, वो आपके लिए बहुत कुछ करता हो, लेकिन आपके सामने बुरा व्यवहार करें, तो इसका क्या मतलब होता है मम्मी, क्या वो हमसे नफरत करता है ना, वो हमसे नफरत करता है और चाहता है कि हम उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, वो हमें नहीं देखना चाहता है ना मम्मी। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, नहीं भाई वो आपसे नफरत नहीं करते। जिस पर कृष्ण देखता है तो ये माया थी। माया कहती हैं,
भाई वो आपसे नफरत नहीं करते, बस वो आपको इस दुनिया से बचा कर रखना चाहते हैं और अगर वो आपके सामने कठोर है मतलब वो जरूर अपने दर्द को आपसे छुपा रहे हैं। भाई हमारी हिफाजत वही करता है जिसे हमारी परवाह हो और अगर वो आपसे कुछ छुपाए ऐसा हो सकता है कि इससे आपको दुख हो और इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपको कमजोर समझाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, शायद आप उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनकर कृष्ण माया से कहता है क्या सच में? जिस पर माया हाँ कहती है। फिर कृष्ण अपनी मम्मी को देखता है तो वो भी हाँ कहती है। फिर माया कहती है लेकिन आप हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर कृष्ण कहता है वो मेरा एक दोस्त कहीं जा रहा है इसलिए मुझे लगा कि वो मुझसे नफरत करता है। जिस पर माया कहती है भाई हर किसी का अपना तरीका होता है प्यार और अपनापन जताने का, कोई कहता है तो कोई करके जताता है और जो आपने कहा तो मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि ये नफरत तो नहीं है और ना ही हो सकती है। अगर कोई आप लिए इतना कुछ करे मतलब आप उसके लिए जरूरी है। जिस वो हाँ कहती है। फिर कृष्ण पूछता है टाइम क्या हुआ है? जिस पर माया कहती है 4:30। जो सुनकर कृष्ण कहता है क्या 4:30? फिर उसे याद आता है कि प्रियंका 5 बजे चली जाएगी। कृष्ण वहां से निकल पड़ता है जो देखकर माया कहती है भाई कहाँ जा रहे? जिस पर कृष्ण कहता है अपने दोस्तों के पास और वो वहां से चला जाता है। फिर वो एक टैक्सी पकड़कर होटल की तरफ जाने लगता है और जाते हुए कहता है तो मैं से नहीं जा सकती, अभी मेरा बदला बाकी है। 20 मिनट बाद प्रियंका अभी अपने काम में लगी हुई थी, उसकी नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर थी और वो फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, कोई गड़बड़ मत करना। जो कहकर प्रियंका कुछ देर सुनती है फिर वो ठीक है कहकर फ़ोन रख देती है। बाहर उसके बॉडीगार्ड खड़े थे, वहीं कृष्ण अभी उस दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो उन बॉडीगार्ड्स को देखता है जो हाथ झुकाकर खड़े थे, वो सब कृष्ण की रिस्पेक्ट करते थे और उसे डरते भी थे। कृष्ण दरवाजा खोलता है और बिना नोक किए अंदर चला जाता है। वही प्रियंका दरवाजा खुलने की आवाज से कहती है किसी इतनी हिम्मत की बिना नोक के मेरे कमरे में आए। ये कहकर जैसे ही वो पलटती है वहाँ कृष्ण को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि दादाजी कृष्ण के पास भी गए थे। प्रियंका कृष्ण को देखकर कहती है तुम यहाँ? जो सुनकर कृष्ण प्रियंका को देखकर कहता है क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? जिस पर प्रियंका कहती है देखो अभी मेरा लड़ने का मन नहीं है, फिर कभी लड़ेंगे। जिस पर कृष्ण कहता है मैं तुमसे लेने नहीं आया, मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि क्या तुम्हारा सामान पैक हो गया। जिस पर प्रियंका कृष्ण को देख कहती है ओ तो क्या अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगे हो? चलो छोड़ो हो गया है और जा रही हूँ। जो सुनकर कृष्ण कहता है जाओ तो किसने रोका है, और वैसे भी डरपोक लोग ऐसे ही भागते हैं और मुझे नहीं पता था कि प्रियंका सिंघानिया इतनी कमजोर है कि वो इतनी सी बात पर एशिया ही छोड़ रही है। जिस पर प्रियंका कृष्ण को देखकर कहती हैं मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे नहीं लड़ना, तो तुम यहाँ करने क्या आए हो? मुझे जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी और रही मेरे डरपोक की तो तुम जो चाहो वो समझ सकती हो। जिस पर कृष्ण कहता है ओ तो तुम सच में जाना चाहती हो? जिस पर प्रियंका कहती है मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी ये मेरी मर्जी है और तुम इस मामले से दूर रहो। जिस पर कृष्ण कहता है ओ तो मैं इससे भी दूर रहूं और सही कहा तुम जा सकती हो लेकिन हिसाब बराबर होने के बाद। जिस पर प्रियंका कहती है कौन सा हिसाब? जिस पर कृष्ण कहता है तुमने जो मुझे इतने दिनों तक परेशान किया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? जब तक मेरा हिसाब बराबर नहीं हो जाता तुम नहीं जा सकती। जो सुनकर प्रियंका अपने हाथ अपनी चेस्ट पर क्रॉस करके कहती है ओ तो तुम मुझे रोकोगे? तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम ये कर सकते हो? फिर प्रियंका कृष्ण को देखने लगती है। कृष्ण उसकी उन नीली आंखों में देख रहा था जो काफी खूबसूरत लग रही थी। कृष्ण उसमें खो ही गया था कि तभी उसके कान में प्रियंका की आवाज आती है तुम अगर अपनी पूरी ताकत भी लगा लो मुझे नहीं रोक सकते। जिस पर कृष्ण कहता है ऐसा क्या? जिस पर प्रियंका के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वहीं कृष्ण भी उसे देखकर कहता है अगर तुम यहाँ से जा सकती हो तो जाकर दिखाओ। जो सुनकर प्रियंका कहती है तुम्हें लगता है कि तुम प्रियंका सिंघानिया को रोक सकते हो? मुझे आज तक कोई भी नहीं रोक पाया तो तुम मुझे रोक सकते हो। जिस पर कृष्ण अपनी कमर पर हाथ रखकर पूरे विश्वास के साथ कहता है हाँ मैं रोक सकता हूँ। जो कहकर वो आगे आने लगता है। वहीं प्रियंका वहां से नहीं हटती और कृष्ण को देखने लगती है। फिर प्रियंका कृष्ण को देखकर अपने मन में सोचती है क्या सच में ये मुझे रोकने आया हूँ? फिर प्रियंका खुद से कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो मुझसे नफरत करता है। वहीं कृष्ण प्रियंका को देख रहा था। प्रियंका जब नहीं हटती तो कृष्ण कहता है तुम नहीं जा सकती। जिस पर प्रियंका कहती है लेकिन क्यों? जिस पर कृष्ण कहता है जब तक मेरा बदला पुराना हो जाए। जिस पर प्रियंका कहती है तो क्या तुम उसके बाद मुझे जाने दोगे? जिस पर कृष्ण कहता है पहले मेरा बदला पूरा होने दो। फिर वो प्रियंका का हाथ पकड़ लेता है जो देखकर प्रियंका अपने हाथ को झटक कर टाइम देखती है। अभी 5 बज चुके थे। जो देखकर प्रियंका कहती है छोड़ो मुझे, अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना है। जो कहकर प्रियंका कृष्ण को वहीं छोड़कर जाने लगती है। जो देखकर कृष्ण के दिल से आवाज आती है नो नो नो, रोको उसे। जो सुनकर प्रियंका जल्दी से पीछे मुड़ता है और प्रियंका का हाथ पकड़ लेता है। जो देखकर प्रियंका गुस्से से कहती है कृष्ण छोड़ो मेरा हाथ। जिस पर कृष्ण कहता है मैंने छोड़ने के लिए ये हाथ नहीं पकड़ और मैंने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। जो सुनकर प्रियंका गुस्से से कृष्ण को देखती है और सख्त आवाज में कहती है मैंने कहा छोड़ो मतलब छोड़ो।
और इस समय प्रियंका की आवाज़ और आंखें कठोर हो गई थी। उसे अब गुस्सा आ रहा था कृष्ण पर और उसकी हरकत पर। वहीं कृष्ण को भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो प्रियंका का हाथ नहीं छोड़ता और उसके हाथ को और भी ज़्यादा कहकर पकड़ लेता है, जो देखकर प्रियंका कहती है, कृष्ण छोड़ो वरना ठीक नहीं होगा। जिस पर कृष्ण कहता है, मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। जो सुनकर प्रियंका कृष्ण को पुश करती है और कृष्ण के हाथ को उसकी कमर से लगाकर दीवार पर धकेल देती है, जिसे कृष्ण पहले तो चौंक जाता है और समझ नहीं पाता, लेकिन प्रियंका के इस मूव से उसे अपने हाथ में दर्द होने लगता है। प्रियंका फिर कहती है, छोड़ो मतलब छोड़ो, और ये कहकर वो अपने हाथ को कृष्ण से छुड़ा लेती है। कृष्ण जब आज़ाद होता है तो वो जल्दी से प्रियंका को उसके हाथ से पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल देता है। वहीं प्रियंका जो दरवाजे की तरफ जा रही थी, कृष्ण इस एक्शन से चौंक जाती है। प्रियंका कृष्ण को देखकर दांत पिसते हुए कहती है, कृष्ण मुझे मजबूर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। जो सुनकर कृष्ण कहता है, अच्छा क्या करोगे, मार दोगी मुझे? ठीक है मार दो। फिर वो भी बिस्तर पर आ जाता है। प्रियंका बैठ चुकी थी, वो कृष्ण को देख रही थी। कृष्ण उसे देखकर कहता है, भले ही सारी दुनिया डरती हो तुमसे, लेकर मुझे तुमसे डर नहीं लगता। जो सुनकर प्रियंका चौंक जाती है। फिर कृष्ण उसे देखकर कहता है, वैसे तुम जाना क्यों चाहती हो? जिस पर प्रियंका कहती है, मेरी मर्जी, तुम मुझे रोकना छोड़ो। ये कहकर प्रियंका फिर उठकर जाने लगती है, जो देखकर कृष्ण को अब और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रियंका को पकड़कर फिर से बेड पर धकेल देता है, जिससे प्रियंका बेड पर गिर जाती है और वो एक बार उछलती है। वहीं कृष्ण भी जल्दी से बेड पर आ जाता है और प्रियंका के दोनों हाथों को बेड पर पिन कर देता है, जो देखकर प्रियंका कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बच्चों वाली हरकतों से मैं रुक जाऊंगी? तुम मुझे नहीं रोक सकते, समझे? जो सुनकर कृष्ण कहता है, मैं चाहे कैसे भी करूँ तुम नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती। वहीं प्रियंका बस कृष्ण को देख रही थी, वो खुद रुकना चाहती थी लेकिन वो ये नहीं कर सकती, उसे जाना होगा। कृष्ण उससे नफरत करता है। वहीं कृष्ण भी अपने मन में कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो जो ऐसे मुझे छोड़कर जा रही हो? जो सोचकर कृष्ण कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो जो एशिया छोड़कर जा रही हो? जो सुनकर प्रियंका बिल्कुल शांत हो जाती है और कृष्ण को देखते हुए एक मजाकिया अंदाज में कहती है, क्या कहा नफरत? हाँ बहुत करती हूँ, तभी तो ये सब करती हूँ। फिर प्रियंका कृष्ण को देखकर कहती है, लगता है मैं तुम्हारी नज़रों में अब वहाँ पहुँच चुकी हूँ जहाँ बस नफरत आती है। फिर वो कृष्ण की पकड़ से आज़ाद होते हुए कहती हैं, अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं तुमसे नफरत करती हो तो जाने दो मुझे, और वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जो चाहे करूँ, और वैसे भी इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें जो होगा मेरे साथ होगा। और अगर तुम मेरी फ़्लाइट के बारे में जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि आखिर मैं क्या होगा, इसलिए छोड़ो मुझे और जाने दो, और मैं जो करना चाहती हूँ करने दो, और वैसे भी तुम भी यही चाहते हो, मैं तो तुम्हारा काम आसान कर रही हूँ अपनी खुद की जान देकर। जिस पर कृष्ण कहता है, क्या सच में अगर तुम वहाँ गई तो कभी वापस नहीं आओगी? जिस पर प्रियंका कठोर शब्दों में कहती है, इससे तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं चाहे मरूं या कुछ भी करूं। वहीं प्रियंका के मुंह से उसकी मौत की बात सुनकर कृष्ण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रियंका फिर कहती है, वैसे भी अगर वहाँ मैं मर गई तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, तुम्हें तो मुझे भेजना चाहिए, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? फिर प्रियंका अपनी ब्रोकन वॉइस में कहती है, वैसे भी मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर मैं मर। प्रियंका इससे आगे कुछ कहती उसके होठों पर कृष्ण अपने होंठ रख देता है, जिससे उसकी आवाज़ वहीं दब जाती है। प्रियंका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कृष्ण को देखती है जो उसे किस कर रहा था। कृष्ण उसे एंग्री एंड फास्ट किस कर रहा था, वो अपना गुस्सा निकाला रहा था। कृष्ण जो पहले बस होठों को लिक कर रहा था, अब वो सक एंड बाइट भी कर रहा था। कृष्ण बेरहमी से प्रियंका के होठों को अपने मोती जैसे दांतों के बीच दबाकर काट रहा था। कृष्ण अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा था। प्रियंका की आंखें खुली हुई थी, वो कृष्ण को देख रही थी। कृष्ण की पलकें गिरी हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू जमा हो रहे थे। प्रियंका जो कृष्ण से छुपने की कोशिश कर रही थी, वो फिर कृष्ण को खुद से अलग कर देती है और कृष्ण प्रियंका को देख रहा था। वहीं प्रियंका हाफ रही थी, वो कृष्ण को गुस्से से देखती है, फिर वो अपने होठों को साफ करती है। वो उन्हें बुरी तरह से पोंछ रही थी, जैसे कृष्ण के टच को हटा रही हो, जो देखकर कृष्ण प्रियंका को घूरने लगता है, क्योंकि उसे अभी मजा आने लगा था और प्रियंका ने उसे अलग भी कर दिया। कृष्ण प्रियंका के होठों को ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। वो अपने लिप्स को लिक करता है, जैसे वो कह रहा हो, मुझे अभी और करना है। वहीं प्रियंका कृष्ण की हर हरकत नोटिस कर रही थी। उसके कान हल्के गुलाबी हो गए थे, जो कृष्ण ने नहीं देखा। उसकी नजरें तो प्रियंका के होठों पर रुक गई थी। वहीं प्रियंका गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? कृष्ण तुम खुद को समझते कम ममम। प्रियंका की बात बीच में ही रह जाती है, क्योंकि कृष्ण ने फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और वो फिर से उसे किस कर रहा था। और कृष्ण अभी बिस्तर पर बैठा हुआ था और प्रियंका भी कृष्ण उसे किस कर रहा था। कृष्ण प्रियंका की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। वहीं प्रियंका कृष्ण से दूर जाना चाहती थी, लेकिन वो कृष्ण को हट नहीं कर सकती थी। वहीं कृष्ण प्रियंका को किस कर रहा था, उसे उसके होठों का टेस्ट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था, इसलिए वो उन्हें बाइट एंड सक कर रहा था। कृष्ण का एक हाथ प्रियंका की कमर में और दूसरा उसकी गर्दन पर। कृष्ण अपने अंगूठे से प्रियंका के गालों को छू रहा था, जो काफी सॉफ्ट थे। कृष्ण अपनी जीभ को प्रियंका के मुंह में डालना चाहता था ताकि वो और अच्छे से किस कर सके, लेकिन प्रियंका ऐसा नहीं करने देती, जिससे कृष्ण की पकड़ प्रियंका की कमर पर कस जाती है और वो उसे अपने और भी पास खींचता है। वहीं प्रियंका अपनी आंखें खोल लेती है, क्योंकि उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ। जब वो देखती है तो ये आंसू थे कृष्ण के, जो देखकर प्रियंका का दिल मानो रुक ही गया। कृष्ण किस ब्रैक करके प्रियंका को देखने लगता है, वहीं प्रियंका भी उसे ही देख रही थी। प्रियंका कृष्ण की गोद में बैठी हुई थी, जो उसे भी नहीं पता था। वहीं कृष्ण